गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम सहायक बही के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले आपको मैं साधारण रोकड़ बही बताया, जिसको एक स्तंभी रोकड़ बही भी कहते हैं, और उसके बाद मैंने आपको द्विस्तंभी रोकड़ बही को समझाया। आज हम पढ़ रहे हैं त्रिस्तंभी रोकड़ बही, यानी सहायक बही का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। अच्छा, ये त्रिस्तंभी रोकड़ बही को लिखते क्यों हैं या बनाते क्यों हैं, तो इसके पीछे बहुत सारी तथ्य छुपे हैं, ठीक है। और इस तथ्य के साथ ये स्पष्ट करना ज़रूरी हो जाता है कि देखिए भाई, व्यापार तो करते हैं, व्यापार करते हैं तो नगद का भी काम होता है, यानी प्राप्ति भी होती है, भुगतान भी होता है। साथ ही साथ द्विस्तंभी रोकड़ बही में हमने देखा कि उसमें बट्टे का भी हमने उल्लेख किया, तो बट्टा देना भी पड़ता है और बट्टा प्राप्त भी होता है। इसके बाद एक कॉलम इसमें और बढ़ जाती है, वो है बैंक का। देखिएगा, सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान या व्यवसायी जो होते हैं, ठीक है, कभी कभी पोस्टल ऑर्डर होते हैं, चेक होता है, बैंक ड्राफ्ट होते हैं, तो उन संबंधी व्यवहारों का लेखा करने के लिए अलग से एक बैंक का खाना बढ़ा देते हैं, ताकि बैंक स्टेटमेंट जब लिया जाए तो बैंक में कितनी जमा राशि है और रोकड़ बही में कितनी जमा राशि है, तो दोनों व्यापारी को क्या हो जाता है, ज्ञात हो जाता है। इस कारण से इन पर क्या किया जाता है ना, त्रिस्तंभी रोकड़ बही का निर्माण करते हैं। अच्छा, त्रिस्तंभी रोकड़ बही बनाने के पहले त्रिस्तंभी रोकड़ बही के नियम को जानना अति आवश्यक है ना भाई। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या जानना पड़ता है, प्रति प्रविष्टि। प्रति प्रविष्टि को ही विपरीत प्रविष्टि, उसी को ही विमुख प्रविष्टि, उसी को ही उभय प्रविष्टियाँ, और उसी को ही इंग्लिश में कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक ही प्रविष्टि के कितने नाम, प्रति प्रविष्टियाँ, विपरीत प्रविष्टियाँ, विमुख प्रविष्टियाँ, उभय प्रविष्टियाँ, और साथ ही इंग्लिश में कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं, ठीक है। तो ये विपरीत प्रविष्टि क्या होती है, तो इस संबंध में आपको जानकारी दूं, जब रोकड़ की प्राप्ति तथा रोकड़ का भुगतान दोनों एक साथ होते हैं, रोकड़ की प्राप्ति और रोकड़ का भुगतान दोनों एक साथ होते हैं, तो कार्यालय की रोकड़ तथा बैंक की रोकड़ दोनों प्रभावित होती है। यानी व्यापार के भी रोकड़ और बैंक की रोकड़ दोनों प्रभावित होती है, चाहे प्राप्ति हो चाहे भुगतान हो। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि हम बैंक में रुपया जमा करते हैं तो कार्यालय की रोकड़ क्या हो जाती है, व्यवसाय की रोकड़ कम हो जाती है, और जबकि बैंक में रोकड़ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अतः इसे रोकड़ बही के डेबिट पक्ष में बैंक खाने में और क्रेडिट पक्ष में रोकड़ खाने के, है ना, एक साथ लिखा जाएगा, याद रखिएगा। इसी प्रकार कार्यालय के उपयोग हेतु बैंक से रोकड़ चेक द्वारा निकाला जाता है, तो भी कार्यालय की रोकड़ एवं बैंक की रोकड़ दोनों प्रभावित होती है। अर्थात रोकड़ जो है ना, रोकड़ चेक से निकालने पर बैंक में रोकड़ कम हो जाती है और कार्यालय की रोकड़ बढ़ जाती है, तो इसे रोकड़ की प्रविष्टि रोकड़ बही में डेबिट एवं क्रेडिट पक्ष में एक दूसरे में विपरीत होती है, अतः इसे ही हम क्या बोलते हैं, विपरीत प्रविष्टियाँ। तो सरल शब्दों में आपको मैं बता दूं कि विपरीत प्रविष्टियाँ क्या है, तो रोकड़ बही व बैंक स्तंभों की राशि को एक साथ विपरीत दशा में प्रभावित करने वाले व्यवहारों को दर्ज करने हेतु की जाने वाली प्रविष्टियाँ ही प्रति प्रविष्टियाँ कही जाती है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट करिएगा, उसके बाद ही हम बनाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज़ आ जाती है कि प्रति प्रविष्टि करने की क्या शर्त है या क्या नियम है या क्या कंडीशन होती है। तो इसके 3 कंडीशन बताए जाते हैं।
तो 3 कंडीशन क्या है, तो जब बैंक में रुपया जमा करने पर, बैंक में रुपया जमा करने पर प्रति प्रविष्टि होगी, याद रखिएगा। जब व्यापार, दूसरा है जब व्यापार में प्राप्त चेक, याद रखिए प्राप्त चेक, बैंक ड्राफ्ट है ना, आदि जो होते हैं, पोस्टल ऑर्डर है जैसे, तो कुछ दिनों के बाद, याद रखिएगा कुछ दिनों के बाद बैंक में जमा कराए जाते हैं तो क्या होगी, इसकी प्रति प्रविष्टि होगी। समझ रहे हैं ना, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या होता है, जब कार्यालय के लिए बैंक से रोकड़ निकाली जाती है, देखिएगा स्पेशली बोला गया है, जब कार्यालय के लिए बैंक से रोकड़ निकाली जाती है। ऐसा निजी उपयोग के लिए अगर रोकड़ निकाली जाए तो इसकी प्रति प्रविष्टि नहीं होगी। ओनली फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, है ना, केवल ऑफिस के या कार्यालय के उपयोग हेतु जब बैंक से रोकड़ निकाली जाती है तो ही इसकी प्रति प्रविष्टि होती है। यानी ये 3 कंडीशन होते हैं। देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या हमको कंडीशन अप्लाई करने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले त्रिस्तंभी रोकड़ बही का मैं प्रारूप बता दूं। ये है क्वेश्चन नंबर 13, बैक क्वेश्चन में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 13 और पेज नंबर 206 पर देखेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं सबसे पहले प्रारूप में क्या आएगा, दिनांक, उसके बाद है विवरण, पहले के जैसे ही चल रहा है ना विवरण, उसके बाद है वाउचर नंबर, VN कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, खाता पृष्ठ यानी LF, उसके बाद क्या आ जाएगा, बट्टा डिस्काउंट, उसके बाद रहेगी राशि, ठीक है, राशि, और उसके बाद अंतिम में रहेगा क्या, बैंक का कॉलम अतिरिक्त तो हुआ, बस बैंक बढ़ा, ठीक है। थोड़ा सा और आगे जाएंगे, सिमिलरली पार्ट लेना है क्या, दिनांक, विवरण, वाउचर नंबर सेम उस पार्ट की तरह, LF खाता पृष्ठ, उसके बाद है डिस्काउंट यानी बट्टा, और उसके बाद है राशि, और उसके बाद है बैंक का कॉलम, है ना। तो दोनों तरफ जो है ना, एक डेबिट हो जाएगा एक पक्ष और दूसरा पक्ष क्रेडिट, यानी प्राप्तियां भी और भुगतान भी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको प्रारूप समझ आया होगा। अब लिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। उसमें कहता है कि निम्नलिखित व्यवहारों को मेसर्स सुदीप कुमार की त्रिस्तंभी रोकड़ बही में लिखिए तथा शेष भी निकालिए। तो चलिए भाई, अप्रैल 1 है ना, अप्रैल 1 2000, तो अप्रैल मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल यानी चौथा महीना, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, शेष ला रहे हैं तो पहले ही आएगा, डेबिट पक्ष में आएगा, है ना। तो 1/4/2000, ठीक है, 1/4/2000 यहाँ पर लिखेंगे, शेष लाया गया। तो जैसा जैसा बोला है वैसी वैसी लिख देंगे। रोकड़ शेष बोला है तो रोकड़ वाली कॉलम में, है ना, 18,000 यहाँ लिख देंगे, राशि वाले कॉलम में 18,000 यहाँ हो गई, और बैंक शेष दिखाता है कितना, 14,000, तो 14,000 हमने बैंक वाले कॉलम में लिख दिया, ठीक है। स्पष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है अप्रैल 3। अप्रैल 3 में क्या कहता है, नगद बिक्री। तो नगद बिक्री मतलब क्या हो गया, रोकड़ खाता विकलन किससे, विक्रय खाते से, यानी डेबिट पक्ष में आएगा। तो ऐसी स्थिति में 3 तारीख चौथा महीना 2000, तो क्या हो जाएगा, विक्रय खाता से। तो विक्रय खाता से भाई नगद बिक्री हुई तो कैश वाले कॉलम में ही जाएगा, याद रखिएगा। कितने का अमाउंट है, 10,000, कॉलम थोड़ा छोटा दिख रहा होगा,
क्योंकि आप लोग आड़ी बनाइएगा, है ना। तो ये 10,000 रुपये हो गए कौन सी वाली कॉलम में, राशि वाली कॉलम में। अब आ जाता है अप्रैल 8 बैंक में जमा कराएं 16,000 रुपये। अच्छा चलिए भाई, बैंक में जमा कराएं तो मेरे ख्याल से विपरीत प्रविष्टि यानी काउंटर एंट्री का सिस्टम यहाँ होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि विपरीत प्रविष्टियाँ जो हैं किन लक्षणों पर होगी। तो पहला वाला नियम लागू हुआ जब बैंक में रुपया जमा करने पर, तो यहाँ पर आ गया है वो व्यवहार, बैंक में जमा किए 16,000। तो ऐसी स्थिति में जब हम बैंक में जमा करते हैं तो पंजी क्या बनती है ना, बैंक खाता विकलन किससे, रोकड़ खाते से, है ना भाई। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगी, काउंटर एंट्री दिखाना पड़ेगा, है ना। इसी की ही विपरीत प्रविष्टि होगी, यानी 3 जो मैं नियम बताया हूँ ना, उन 3 नियमों को आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब बैंक में रुपये जमा करने पर, जब व्यापार में प्राप्त चेक, बैंक ड्राफ्ट आदि कुछ दिनों के बाद बैंक में जमा कराए जाते हैं तो, और तीसरा कंडीशन है जब कार्यालय के लिए बैंक से रोकड़ निकाली जाती है तब। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहला वाला कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो ऐसी स्थिति पर क्या हो जाएगा, विपरीत प्रविष्टि करनी है। तो विपरीत प्रविष्टि करनी है तो क्या हो जाएगा, वैसे तो होता है क्या, है ना भाई, बैंक खाता विकलन किससे, रोकड़ खाते से। तो दोनों तरफ की प्रविष्टियाँ हमको करनी पड़ेगी। तो कैसा, पहले तो दोनों तरफ की प्रविष्टियों के लिए पहले हम डेट डालें 8/4/2000। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, रोकड़ खाता से, रोकड़ खाता से। तो रोकड़ खाता से जब भी हम लिखेंगे तो याद रखिएगा इसकी जो एंट्री होगी अमाउंट की, कहाँ पर, डेबिट पक्ष के बैंक कॉलम पर 16,000 रुपये, याद रखें 16,000 रुपये। और यहाँ राशि वाले कॉलम में उसका उपयोग नहीं होगा। दूसरी चीज़, दोनों की प्रविष्टि हमको बराबर रखनी है, नहीं 8/4/2000। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रोकड़ खाते से हुआ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैंक खाता को। तो बैंक खाता को बोल रहे हैं तो राशि वाले कॉलम में आएगी, ठीक है ना। तो राशि वाली कॉलम में हम क्या कर देते हैं, एंट्री कर देते हैं 16,000 और बैंक वाली कॉलम नील। अच्छा, जब भी हम काउंटर एंट्री करते हैं, प्रति प्रविष्टि करते हैं, तो उसे चिन्हांकित किया जाता है कि कौन से व्यवहार का हमने क्या किया है, प्रति प्रविष्टि किया है। तो ऐसी स्थिति पर हम उसे सी करके दर्शा देंगे, सी यहाँ पर भी लिख देंगे, कोई भी कॉलम में लिख सकते हैं, है ना, वाउचर नंबर या खाता पृष्ठ में सी। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गई होगी कि प्रति प्रविष्टियाँ किन चरणों पर हुई। अब आ जाता है अप्रैल 15, माल खरीदा एवं चेक से भुगतान किया। माल खरीदते हैं तो क्या होता है, और चेक से भी भुगतान हो रहा है, तो ऐसी स्थिति से क्या हो जाएगा, क्रय खाता विकलन बैंक खाते से, है ना भाई, क्रय खाता विकलन बैंक खाते से, क्योंकि व्यवहार जो है चेक से संबंधित है। तो ऐसी दशा में हम क्या करेंगे, अप्रैल 15/4/2000, तो यहाँ पर लिख देंगे क्रय खाता को, क्रय खाता को। ठीक है, तो क्रय खाता को लिखें तो चेक से ये हम क्या कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं। तो भुगतान अगर चेक से हो रहा है तो बैंक कॉलम में ही जाएगा, ना कि राशि वाले। तो राशि वालों को मैं नील कर देता हूँ और बैंक कॉलम में लिखते हैं कितना, 5,000 रुपये। ये हो गई। आखिरी वाला देखते हैं, अप्रैल 20, बैंक से रुपया निकाला। आपके दिमाग में आना चाहिए ये विपरीत प्रविष्टि वाला काम है, देखिएगा, है ना भाई। मैं आपको बताया था जब बैंक में रुपया जमा करने पर, है ना, और तीसरा है जब व्यापार में प्राप्त चेक, बैंक ड्राफ्ट आदि कुछ दिनों के बाद बैंक में
जमा कराए जाते हैं तब। तीसरा है जब कार्यालय के लिए बैंक से रोकड़ निकाली जाती है तब। तो ऐसी दशा में क्या होगा, इसका भी हम काउंटर एंट्री करेंगे, है ना भाई। क्यों? क्योंकि बैंक से रुपया निकाला जा रहा है। तो ऐसी स्थिति पर हम क्या करेंगे, जब बैंक से रुपये निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रोकड़ खाता विकलन किससे, बैंक खाते से। तो ऐसी स्थिति पर हम डालेंगे पहला डेट डाल लेते हैं भाई, कौन सा है, 20/4/2000। तो बैंक खाता से, अब ये बैंक आ गई यहाँ पर, तो निश्चित रूप से बैंक खाता से है तो बैंक में नहीं करेंगे, कौन सी वाली राशि में चली जाएगी, राशि वाले कॉलम में चली जाएगी, 7500। ठीक है। और यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, उसी का प्रति प्रविष्टि कर रहे हैं 20/4/2000। तो यहाँ पर आ जाएगा रोकड़ खाता को, ठीक है, रोकड़ खाता को। जब रोकड़ खाता को कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो राशि कहाँ आनी चाहिए, बैंक वाले कॉलम में 7500। तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा अब बहुत ही बारीकी से ध्यान में रखिएगा, आपको समझ आएगा, ठीक है। और प्रति प्रविष्टि का ध्यान में रखना है। और अब हम इसका क्या निकालते हैं, योग और शेष निकालते हैं। तो शेष कैसे निकालेंगे आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं योग और यहाँ पर भी लिख देते हैं योग। हमने लिख दिया टोटल करने के लिए, है ना, योग, इसी को ही टोटल इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, नो डाउट। इसकी काउंटर एंट्री हमने की है तो इसको दर्शाना पड़ेगा सी। चलिए अब इसको जोड़ते हैं, कॉलम वाली राशि को पहले जोड़े, है ना। देखिएगा इस क्वेश्चन में बट्टा तो नहीं है, बट्टा नहीं है तो निरंक कर देते भैया, बट्टा नहीं है, इसका योग ही नहीं लगेगा, बट्टे की राशि है इतनी तो क्यों योग लगाएं, है ना। तो यहाँ पर हमको किसको लगाना है, केवल बैंक और राशि वाले कॉलम को। तो सबसे पहले बैंक का हम राशि का लगा लेते हैं, 18,000 और ये 10,000, 28, 7,500 यानी 35,500। योग इधर का ही ज़्यादा है, इधर का कम दिख रहा है, इसलिए जहाँ ज़्यादा हो अधिक हो योग उधरी को लिखा जाता है, 35,500। बैंक वाले कॉलम को लगा लेते हैं, है ना। तो राशि वाली कॉलम का योग कितना आया, 35,500। तो हम इसका भी योग का बराबर करने के लिए यहाँ भी लिखेंगे 35,500। चलिए अब बैंक का लगाते, इधर भी बैंक का अमाउंट ज़्यादा दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति पर क्या हो गई, 14,000 और 16,000 यानी 30,000, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगी 30,000, ये 30,000। बैंक वाले कॉलम में भी लिख देते हैं 30,000, राशि ज़्यादा है भाई। मान लो इधर की राशि ज़्यादा होती तो इधर हम लिखते, है ना भाई, लेकिन अभी इधर की राशि ज़्यादा है तो इसलिए दोनों को बराबर करने के लिए हमने बैंक राशि और बैंक राशि के कॉलम को, है ना, योग को बराबर रखा है। चलिए अब अंतर निकालते हैं, है ना। तो इससे पहले क्या होगा, यहाँ पर अंतर निकालना है, 35,500 में 16,000 रुपये को घटा दीजिए, ठीक। तो 35,500 में अगर हम 16,000 रुपये घटाते हैं तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कब, देखिए भाई, जो अप्रैल का माह है वो कितने दिनों का है, 30 दिनों का है। तो अंतिम दिवस क्या हो जाएगी, 30/4/2000 और यहाँ पर हम लिखेंगे शेष, ले गए, है ना भाई।
तो यहाँ पर अंतर की राशि कितनी आ जाती है? 19,500। ठीक है। अब उसके बाद बैंक वाले कॉलम में देखते हैं, है ना, ये 30,000 रुपये टोटल अमाउंट दिखा रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर अधिक थी 30,000 रुपये, तो इस 30,000 को हमने यहाँ लिखा है बैंक वाले कॉलम में। तो ऐसी स्थिति पर 30,000 में से हम कितना घटाएंगे? 5,000 और 7,500, तो यानी 12,500 रुपये घट जाएंगे। तो हमारे पास कितना बचेगा? 17,500। तो शेष की राशि हमारे पास कितनी निकली? 19,500 राशि वाले कॉलम का, और बैंक वाले कॉलम का निकला 17,500। अब इसी राशि को हम कहाँ लाएंगे? राशि वाले कॉलम में शेष को दिखाने के लिए। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और ये शेष कब आ जाएगी? अब चौथा महीना चल रहा था इसमें, तो ये क्या हो जाएगा आगामी माह के लिए? 1/5/2000, और यहाँ पर लिखेंगे शेष लाया गया, और कितना बचा है? 19,500। 1-2 लाइन खींचना बहुत ज़रूरी है। बैंक वाले कॉलम में बैंक की जो अंतर की राशि है उसको बैंक वाले में लाएंगे, तो यहाँ पर दिखाना पड़ेगा 17,500। तो इस प्रकार से त्रिस्तंभी रोकड़ बही का निर्माण किया गया है, और मैं चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक इसमें परिश्रम करें और जितना हो सके अकाउंट की आप प्रैक्टिस करें। अकाउंट ऐसे ही समझ में नहीं आता है, इसके बहुत सारे इंडियन अकाउंटिंग में रूल रेगुलेशन दिए रहते हैं, कई कंडीशन होते हैं जिनका सबका अध्ययन करने के बाद ही निष्कर्ष और निश्चित परिणाम सामने आते हैं। इसलिए मैं अपेक्षा करूँगा कि जितनी हो सके आप त्रिस्तंभी रोकड़ बही को बनाने का प्रयास करें। और इसी के साथ हम एक क्वेश्चन और पढ़ेंगे, खुदरा रोकड़ बही, और उसके बाद हम इस चैप्टर को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।